तो नमस्कार दोस्तों, आज अपने इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी कि अपने एएसआरबी नेट या आईसीआर नेट या फिर सीयूटी यूजी या फिर सीयूटी पीजी, इन सब्जेक्टिव्स के अंदर इनके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड या प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड जो कुछ भी आता है वो अपने आज सारा का सारा कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर। अपने रेगुलर वीडियोस बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे। ये जो कंटेंट है आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग भले ही कहीं भी यूट्यूब पे छान लेना चाहिए कि आप लोगों को जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की कोई नेट की क्लासेस मिल जाएंगी, मिलेंगी तो आधी अधूरी मिलेंगी। कोई 2-4 टॉपिक की कवर कर लेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, या फिर मिलेंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन की। अब क्या करेंगे, कोई भी टीचर आएगा 15, 20, 100, 200 क्वेश्चन लेकर के आएगा और उसे प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, सॉल्व करवाते रहेंगे। तो अपने जो क्लास चलेगी वो है थ्योरेटिकल पूरी की पूरी। जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर वो, और जो आगे एक्सपेक्टेड है वो, विद कंसेप्ट के साथ अपने लेकर के चलेंगे प्लांट ब्रीडिंग को, जैसे आप लोगों ने पहली बार एडमिशन लिया हो क्लास के अंदर, इस तरह से। तो अपने जो प्लांट ब्रीडिंग है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? पहली बात तो जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से नेट करना चाहते हैं उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। इतना बेस लेकर चलेंगे, इतना डीप लेकर के चलेंगे अपने कि हर क्वेश्चन उठता है उसमें से। और अगर बात करें भी यूजी पीजी, उनमें भी क्वेश्चन उठेंगे डायरेक्ट टू डायरेक्ट, क्योंकि इतने डीप लेवल की चीज़ है तो ऊपर से तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और क्या करेंगे, अपने रेगुलर चलते रहेंगे। अगर आप लोग चलो अगर एमएससी कर रहे हो आप लोग प्लांट ब्रीडिंग से, तो भी ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कंसेप्ट बताया जाएगा। ठीक है, तो अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को पता होना चाहिए प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है। सबसे पहले अपने ये चीज़ आती है कि प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं और प्लांट ब्रीडिंग का ही नहीं पता। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है कि एक ऐसा जेनेटिक मैनिपुलेशन है, किसका? प्लांट का। क्या है? ऐसा जेनेटिक मैनिपुलेशन है प्लांट का। और किसके लिए किया जाता है? ये ह्यूमन के लिए किया जाता है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जाता है। यानी कि क्या कह रहा है, जेनेटिक मैनिपुलेशन है ऑफ क्रॉप प्लांट्स, पौधों का। यानी कि कोई भी पौधे का क्या है, आनुवांशिक के अंदर, आनुवांशिकी क्या है, उसका सुधार है। और सुधार किया किसके लिए जाता है? फॉर मैनकाइंड, बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मनुष्यों के उपयोगिता के लिए, यानी मनुष्य के उपयोग के लिए। किसका? फसलों का सुधार करना ही प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन है। पादप प्रजनन अपने हिंदी में भी कवर करते हुए चलेंगे इसे, क्योंकि अपने बहुत सारे जो भाई लोग हैं वो हिंदी मीडियम के भी हो सकते हैं और इंग्लिश वाले हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप नेट की प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा इंग्लिश में लेके चलो, बाकी एग्जाम को लेकर के चल रहे हो तो फिर क्या करो, इंग्लिश को जरूरी नहीं है अपना, अपने किस में चलेंगे, नॉर्मल हिंदी के अंदर भी चल सकते हैं। तो दोनों मीडियम लेके चलेंगे अपने। देखो पसीने भी बहुत आ रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है पंखों के बावजूद। फिर क्या कह रहा है, ये कैसा है, कंबाइन आर्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आर्ट का भी यूज करना पड़ेगा, इसके अंदर साइंस का भी यूज करना पड़ेगा, इसके अंदर टेक्नोलॉजीज का भी यूज करना पड़ेगा। ये क्या है, ऑल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फिर कह रहा है क्रिएटिंग डिजायरेबल प्लांट टाइप ऑफ एफिशिएंटली, यानी कि अपने को क्या बनाना है, डिजायरेबल प्लांट्स बनाने हैं, इस टाइप के प्लांट बनाने हैं जो अपने क्या हो, डिजायर हो, अच्छे हों और जो हमारे लिए उपयोगी हो। डिजायर का मतलब क्या होता है, वांछित, जो अपने चाहते हो ऐसे प्लांट तैयार हो। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, फोकस्ड ऑन इल्ड एंड क्वालिटी। अपने प्लांट ब्रीडिंग में किस पे फोकस करते हैं, एक तो इल्ड उपज के ऊपर और क्वालिटी उसकी गुणवत्ता के ऊपर अपने फोकस करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, मानव कल्याण के लिए, मैनकाइंड के लिए पौधे के जीन को बदलाव करना ही क्या है, प्लांट ब्रीडिंग है। अगर बात करें प्लांट ब्रीडिंग के फादर कौन है भाई, फादर कहेंगे तो भी मेंडल साहब ही कहेंगे, मेंडल साहब। मेंडल का जन्म कब हुआ था अभी? हाँ भाई, कब हुआ था? 1800
22 में और 18 जुलाई में हुआ था। ओह, 18 जुलाई नहीं, 22 जुलाई। हाँ, 22 जुलाई 1822 में। और मेंडल है, उनकी डेथ कब हो गई थी? 1884 के अंदर, 1884 में। और मेंडल की अगर बात करें, उन्होंने टोटल नियम कितने दिए थे? उन्होंने 3 नियम दिए थे। अगर बात करें लॉ ऑफ मेंडल की, तो उन्होंने, मेंडल ने दिए थे 3। लेकिन अगर बात करें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये नियम है 2। यानी प्रभाविता के नियम की अगर बात करें तो वो है 2। और अगर बात करें लॉ ऑफ मेंडल्स, मेंडल ने दिए थे 3। ध्यान रख लेना प्रभाविता के लिए। फिर भी मेंडल ने भी एक तरीके से 2 ही नियम दिए थे। लेकिन थर्ड, वो फर्स्ट वाला जिसको लॉ ऑफ अपने डोमिनेंस कहते हैं, वो क्या था? एक ऑब्जर्वेशन था, किसी भी प्लांट का ऑब्जर्वेशन था कि भी हर प्लांट है, उसके अंदर जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव को क्या कर देता है? छुपा देता है, मास्क कर देता है उसको, उसको ऊपर आने ही नहीं देता। तो वो क्या था? कोई एक तरीके से लॉ नहीं है वो। लॉ ओनली फॉर सेग्रीगेशन। एक तो सेग्रीगेशन का है, सेग्रीगेशन वाला लॉ, और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अशॉर्टमेंट, ये 2 ही लॉ है। ये अपने जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब, अभी प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं। यानी कि स्वतंत्र अपीहन का, और नहीं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये पृथक्करण का, और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट स्वतंत्र अपीहन का नियम। ठीक है, इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट। तो अपने डेफिनेशन कर ली। अब डेफिनेशन के बाद में अपने अगर प्लांट ब्रीडिंग को पढ़ना है तो उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अपने। कितनी कैटेगरी में? 2 डिवाइड में। 2 कौन कौन सी? एक तो अपने आती है क्लासिकल ब्रीडिंग। कौन सी आती है? एक तो आ जाती है क्लासिकल, क्लासिकल ब्रीडिंग, और दूसरा आ जाती है मॉडर्न ब्रीडिंग, मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग, और ये आ जाती है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। अब कहोगे सर ये प्लांट ब्रीडिंग क्लासिकल कौन सी होती है, मॉडर्न कौन सी होती है? क्या क्लासिकल कपड़े पहने रखती है क्या? क्लासिकल कपड़े नहीं पहन के रखती। ये क्या थी? 1900 लेकर के 1980 के बीच में जितनी भी ब्रीडिंग टेक्निक्स आई हैं वो सारी क्लासिकल ब्रीडिंग के अंदर आती है। और 1980 के बाद में जो ऑनवर्ड है, अभी तक है, ऑनवर्ड अभी तक चल रही है। ये आगे जितने भी टेक्नोलॉजीज का डिस्कवरी होगी या डेवलपमेंट होगा या इन्वेंशन होगा, वो सारी की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के अंदर आ जाएगी, मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग में आ जाएगी। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी या मोलिकुलर साइंस है, वो सारी की सारी किस में आती है? मॉडर्न के अंदर आती है। और क्लासिकल के अंदर कौन सी आ जाती है? जो अपने वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन और बल्क सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड और रिकरेंट सिलेक्शन, इस तरीके से वो जितनी मेथड पढ़ते हैं वो सारी की सारी किसमें आती है? इसमें आती है क्लासिकल के अंदर। इसमें मॉडर्न आ जाती है कि किसी के अंदर जीन एडिटिंग करना हो गया, कोई जीन ऐड करना हो गया, या जीन निकालना हो गया। इसमें क्रिस्पर कैश 9 नाम की एक टेक्निक आती है, क्रिस्पर कैस 9, जो क्या है? जीन एडिटिंग टूल है, जो क्या करता है? किसी भी जीन को निकालने का और ऐड करने में मदद करता है। चलो अपने इसके बारे में पढ़ते हैं। कैटेगरी टू 2 मेजर केसेस। ठीक है, 2 मेजर पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग और एक मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। ये क्या थी? 1900 से 1980 के बीच में, 1900 से ऑनवर्ड है, ऑनवर्ड मतलब अभी तक चल रही है। फिर कह रहे हैं शिफ्ट फ्रॉम फिनोटाइप टू मोलिकुलर। हमने क्या किया? पहले क्या थे? फिनोटिपिकली किसी चीज का सिलेक्शन करते थे। फिनोटिपिकली का मतलब हम किसी चीज को बाहर से देख रहे थे। फिनोटाइप का मतलब होता है किसी चीज को बाहर से देखना। जीनोटाइप का मतलब होता है उसका अंदर जीनी स्ट्रक्चर देखना उसका। यानी फिनोटाइप क्या? यानी पहले अपने क्या देखते थे? प्लांट को बाहर से देख करके सिलेक्शन किया करते थे। लेकिन जो अपने किसकी तरफ चले गए? मोलिकुलर की तरफ। मोलिकुलर मतलब उसके अंदर की तरफ जाते गए। तो यानी कि फिनोटाइपिक किस में था? क्लासिकल के अंदर था। और मोलिकुलर किसके अंदर है? मॉडर्न। यानी हम क्लासिकल से मॉडर्न की तरफ चले जा रहे हैं। फिर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मॉडर्न। मॉडर्न के अंदर किसका इंटीग्रेशन हुआ? बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी में अपने क्या पढ़ते हैं कि कोई प्लाज्मिड नाम की चीज होती है, उसके अंदर कोई अपना दूसरा वांटेड या डिजायरेबल या फॉरेन जीन को उसमें इंसर्ट कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं, और फिर उसको अपने कल्चर करते हैं, उसकी वृद्धि करवाते हैं। तो इस तरीके की टेक्निक होती है। यानी कि देखो, मान लो एक वेक्टर है, वाहक है, वाहक में अपना वांछित जीन डाल दिया है, फिर इसको क्या करवाएंगे? वृद्धि करवाएंगे।
अब वृद्धि करने से अब ये भी वृद्धि करेगा, ये वृद्धि करेगा, तो ये अपना क्या है, वांछित जीन, तो अपने को क्या मिल जाएगी, वांछित प्रोटीन मिल जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपने बायोटेक्नोलॉजी। यानी इसमें क्या कर दिया, कुछ न कुछ छेड़छाड़ कर दिया। फिर कह रहा है प्लांट ब्रीडिंग को हम दो मुख्य भागों में बांटते, क्लासिकल और मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। चलो अपने आगे देखते हैं, दो भागों में बांटते। अब अपने पढ़ेंगे तो क्लासिकल के अंदर ही पढ़ेंगे जितने भी थे, ठीक है। अब तो क्लासिकल के अंदर कौन आता है, सबसे मेन चीज आ जाती है अपनी, ठीक है, 1900। 1900 में क्या हुआ था, या फिर अगर बात करें 1866 की, 1866, इस दिन मेंडल साहब थे। मेंडल ने क्या किया था, अपना रिसर्च पेपर क्या किया था, पब्लिश किया था। अब पब्लिश करने के टाइम पे सबको पता है कि क्या था, उनका पेपर ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, उस टाइम पे डार्विन नाम का आदमी था, डार्विन नाम का साइंटिस्ट था। अब उस साइंटिस्ट की क्या थी, एक बुक आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और वो क्या थी, पूरी ट्रेंडिंग में चल रही थी। और कोई चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही होती है तो कोई छोटी मोटी चीज़ों को कोई देखता ही नहीं। और क्या था, ये मेंडल भाई साहब थे ना, तो एग्रीकल्चर के थे ना कोई बायो के थे, ये थे मैथमेटिशियन या मैथमेटिक स्टूडेंट थे। अब मैथमेटिक का स्टूडेंट और मैथ ना घुसाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने जेनेटिक्स के अंदर या अपने रिसर्च पेपर में ज़्यादा स्टेटिक्स यूज कर ली थी। इसकी वजह से नॉर्मल आदमी के, साइंटिस्टों को भी समझ में नहीं बोला क्या बगाड़ लेके आ गए, ऐसा कहने लगे। तो इस वजह से भी क्या हुआ, कुछ फेल होने के लक्षण है, वो अपने जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अपने प्लांट ब्रीडिंग में सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे, क्योंकि कोई सब्जेक्ट तब तक हार्ड नहीं होता जब तक उसमें वो चीज़ पढ़ते रहे हर सब्जेक्ट की है। जैसे अगर जेनेटिक्स की चीज़ अपने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ने लग गए तो ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाएगी। जेनेटिक्स को जेनेटिक्स में ही पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग को प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ही पढ़ेंगे, लेकिन अपने को बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि मेंडल था कौन, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल का जन्म या रिसर्च पेपर वगैरह कब पब्लिश हुए थे, तो बेसिक याद होना चाहिए। जन्म इसका कहाँ था, 22 में हुआ था, मृत्यु इसकी 84 के अंदर हुई थी। पेपर उन्होंने 66 में पब्लिश किया था, और ये 1857 से लेके 1855 तक उन्होंने रिसर्च की थी, रिसर्च पे लगे हुए थे, ठीक है। उसके कितने कितने साल बाद, 34 साल बाद में कौन आए, जब अब देखो उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया, इनकी मृत्यु हो गई 1884 में। तो क्या 16 साल बाद में, 16 साल बाद कौन आए, 3 साइंटिस्ट आए। अब उन 3 साइंटिस्टों ने अलग अलग जगह बैठे हुए थे, तीनों के तीनों, एक हॉलैंड में था, एक जर्मनी के अंदर था, एक ऑस्ट्रिया में था, और ध्यान रखना मेंडल भी कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का ही था। तब इन तीनों ने रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद में उनको क्या रिजल्ट मिले, वो सेम रिजल्ट मिले जो मेंडल को रिजल्ट निकल कर आए थे। तो उन्होंने, उनके पास फिर जब उन्होंने अपना रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश की तो उनको ये मिला, अभी प्लेगरिज्म के अंदर भी बोला, ये तो किसी ने पहले ही रिजल्ट निकाला हुआ है। जब उन्होंने चेक किया भी ऐसी कोई रिसर्च तो नहीं हो रही, तो उन्होंने जब चेक किया तो उनके सामने आया मेंडल, और मेंडल के सामने आते ही उन्होंने तो माथा पकड़ लिया, बोला ये क्या हुआ, का इतना सारा तामा झामा किया हमने, रिजल्ट भी निकाला, कंक्लूजन भी निकाल दिया, और निकालने के बाद हमें पता चला कि ये रिजल्ट तो नालायक, नालायक क्या है, मेंडल भाई साहब है वो 1866 में ही दे के चले गए थे। तो फिर इन्होंने इनको क्या कहा, बोला कि कोई बात नहीं, वो देख के चला गया, इतना बढ़िया आदमी था तो उन्होंने इतने समय पहले ही रिसर्च कर दी, और हम इतने नालायक हैं कि हमसे अभी भी नहीं हो पा रही थी। तो इस आदमी का नाम तो दिया ही जाना चाहिए। देखो कितनी भलाई की काम की उन्होंने, अच्छाई का काम किया, उन्होंने अच्छाई का काम किया, इसलिए इन तीनों का नाम याद रखा जाता है। अगर वो अपना ही नाम लिखवाते तो क्या पता ये लो इतना फेमस ही नहीं होता। हम्म, अगर वो मेंडल को हटा देते और किसका अपना नाम लेते तीनों का, तो वो लो फेमस ही नहीं होता, लो ऑफ मेंडल का, मुझे लगता है ऐसा। बाकी तो आप लोगों को पता है, क्योंकि इन्होंने ईमानदारी ज़्यादा दिखाई तो इनका भी नाम आया। इन्होंने ये ईमानदारी दिखाई, बोला मर तो गया लेकिन मरे हुए का भी तो नाम चला हुआ, बड़े बेचारे ने मेहनत बहुत की थी। तो इसलिए अपने इन तीनों साइंटिस्ट का नाम पढ़ते हैं, और तीनों साइंटिस्ट में से पहला था ह्यूगो डी व्रीज। अरे ये कौन है,
ये म्यूटेशन के भी फादर हैं, फादर ऑफ म्यूटेशन भी बोलते हैं। हुगो डिवरीज ये होलैंड से थे। फिर कौन थे? कॉर्ल कोरेंस थे जर्मनी से, और टी शेरमोक थे, शेमार्क थे ऑस्ट्रिया से। ये तीनों साइंटिस्ट थे, तीनों के नाम 101% हर सवाल में पूछा जाता है, तो रट्टा मार लेना, चाहे कुछ भी कर लेना। कौन कौन थे? हुगो डिवरीज था हॉलैंड से, ठीक है, कॉर्ल कोरेंस थे जर्मनी से, और टी शेमार्क थे कहाँ से? ऑस्ट्रिया से। तो इनको याद कर लिया। अब लीड टू फाउंडेशन फॉर साइंटिफिक ब्रीडिंग, इन्होंने क्या साइंटिफिक ब्रीडिंग के बारे में लीड किया था आगे। अब 1900 में जेनेटिक्स में टर्निंग पॉइंट था, और इन तीन वैज्ञानिकों ने नाम और देश डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी देखो लिख के भी दिया हुआ है मैंने, तो कभी भी भूल मत जाना इस चीज को, ये तो डायरेक्ट के डायरेक्ट सवाल उठाए जाते हैं। चलो अपने नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है अपना क्लासिकल ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे। क्लासिकल ब्रीडिंग है क्या? सबसे पहले तो हाँ, अब क्लासिकल ब्रीडिंग के अंदर सबसे पहले क्या हो जाता है? रिलीज हैवीली ऑन लोकल लैंड रेसेस। मोस्टली किसका यूज किया जाता है? लोकल लैंड रेसेस। लैंड रेसेस का मतलब ऐसी कुछ किस्में जो कि एक पार्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर लगाई जाती है, वो लैंड रेसेस है, लोकल एरिया के अंदर ज्यादा लगाई जाती है, ठीक है। फिर यूजेस ऑफ डाइवर्स वाइल्ड क्रॉप रिलेटिव्स, इसके अंदर क्या वाइल्ड क्रॉप रिलेटिव्स को यूज ज्यादा किया जाता है, उनके अंदर डाइवर्सिटी लाई जाती है। फिर यूटिलाइज क्लोजली रिलेटेड प्लांट स्पीसीज, इसमें किसका यूज करेंगे? क्लोजली रिलेटेड प्लांट स्पीसीज का मतलब ऐसी फसलों का यूज करेंगे जो क्या हो, क्लोजली आपस की फैमिली के अंदर हो, ज्यादा ज्यादा दूर के परिवार की ना हो। फिर बात करते हैं अगर सिलेक्शन की, सिलेक्शन बेस्ड ऑन विजिबल फिनोटाइप्स। अब किसके बेसिस पे? भाई फिनोटाइप के बेसिस पे। उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो जीनोटाइप को देख सके। जीनोटाइप का सिर्फ वो क्या कर सकते थे? अंदाजा, प्रोबेबिलिटी लगा सकते थे भी, ये रिजल्ट आया है तो ये जीनोटाइप हो सकते हैं, देख नहीं सकते थे। क्लासिकल ब्रीडिंग के मुख्य रूप से स्थानीय प्रजातियां लैंड रेसेस और पारंपरिक सिलेक्शन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जाते थे, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है। जो याद रखने वाला आएगा वो मैं अपने आप बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब चीजें हैं देखो, सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग, इसका पर्पज क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी बनाने का है, ब्रीडिंग का सीधा सवाल। डेवलप ऑफ सेमी ड्वार्फ ऑफ राइस वैरायटी, यानी कि अगर बात करें किसके अचीवमेंट की, तो इन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई थी, सबसे पहले रिसर्च किया था। तो सेमी ड्वार्फ किसकी थी? एक तो वीट की बनाई थी और दूसरी राइस की बनाई थी। अब वीट और राइस की मदद से इन्होंने क्या लाया था? वर्ल्ड के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन लाया था, यानी हरित क्रांति लाए थे भाई। हरित क्रांति लेकर के आए थे। और हरित क्रांति की अगर बात करें तो हरित क्रांति के वर्ल्ड के फादर कौन है और इंडिया के फादर कौन है? तो वर्ल्ड के याद कौन रखोगे? वर्ल्ड के फादर है डॉक्टर ई नॉर्मन ई बोरलॉग। और इंडिया के कौन है? इंडिया के डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। याद होगा भाई, ये तो हर बेसिक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मैन इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन था और वर्ल्ड के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन था। कौन कौन सी क्रॉप थी? मेनली व्हीट और राइस, दोनों की ड्वार्फ वैरायटी तैयार की गई थी। आगे पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल के अंदर भी कैसे कैसे तैयार की गई थी। अगर मैं यहीं पे बताने लग जाऊंगा तो अपने को टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। चलो अपने बता भी देते हैं। देखो हुआ क्या था, पहले ये देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, व्हीट की भी कर दी थी, ठीक है। जिन्होंने लीड ग्लो ग्रीन रिवोल्यूशन को क्या किया था? ग्लोबली लीड किया था। एंड सॉल्व द ग्लोबल फूड शॉर्टेज ऑफ द इश्यूज। अब हुआ क्या था देखो, हम्म, हम्म, अब देखो ग्रीन रिवोल्यूशन,
दो थी, व्हीट थी और राइस थी। अब व्हीट की एक कौन है, जापान से वैरायटी लाए थे, ठीक है, जापानीज वैरायटी थी, और ये भी जापानीज ही थी। और उसके अंदर जीन था एक नोरिन 10, ये क्या था उसके अंदर, जीन था। अब उस जीन को ये जो काम कर रहे थे ना, ये कौन थे, ये सीमिट के अंदर थे, सीमिट मैक्सिको, मैक्सिको के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ये से टहलते टहलते कहाँ चले गए थे, एक दिन जापान वगैरह चले गए थे, चाइना वगैरह चले गए थे, उसके आसपास में। तो उस आसपास के रीजन में उन्हें एक वीट की वैरायटी दिखी। वीट की वैरायटी ऐसी थी कि उसकी हाइट कम थी और वो जल्दी पक जाती थी। यानी इस नोरिन 10 की खासियत ये थी कि उसकी हाइट ड्वार्फ थी और क्या थी, अर्ली मैच्योर थी। सीधी सी बात क्या थी, दो खासियत थी इसकी कि क्या थी, एक तो अर्ली मैच्योर थी, एक ड्वार्फ वैरायटी थी। फिर इसका क्रॉस करवाया गया अपने वाली से, उसको ट्रिटिकम टर्जिडम के साथ, ट्रिटिकम टर्जिडम, नहीं ट्रिटिकम मोनोकोकम के साथ करवाया गया था अभी पहले, ट्रिटिकम मोनोकोकम का क्रॉस करवाया गया था नोरिन 10 के साथ। और नोरिन 10 के साथ में करवाने के बाद अपने को क्या मिली थी, ड्वार्फ वैरायटी मिल गई थी, किसकी, वीट की। अब इसको क्या किया था, फिर उन्होंने कुछ वैरायटीज डेवलप की उनसे, और उनमें से कुछ थी जैसे सोनालिका, और सोनारा 64, या फिर लर्मा रोहो, या फिर रिडले। ये वैरायटीज थी कुछ जो उन्होंने डेवलप की थी। अब जो नोरिन 10 जो जीन है, उसके अंदर RH T फर्स्ट और RH T सेकंड जीन थे, ये थे। अब ये क्या कर रहे थे, इनका नाम पूरा अगर देखें, RH T का मतलब है रिड्यूस हाइट, क्या नाम है, रिड्यूस हाइट जीन। एक तो 1 है, एक 2 है। इन रिड्यूस हाइट के जीन है, उनका काम क्या है, उनका काम ये है कि ये क्या कर देते हैं, हाइट को इनहिबिट कर देते हैं, हाइट को नहीं, जिब्रेलिन को इनहिबिट कर देते हैं, जिसको GA3 बोलते हैं। ये जो हार्मोन होता है, इसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट का मतलब रोक देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं। अब जो प्लांट के अंदर है, वो क्या करता है, जिब्रेलिन हाइट को क्या कर देता है, बढ़ाता है। अब जिब्रेलिन को रोक दिया तो ऑटोमेटिकली प्लांट की हाइट क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। तो होता क्या है, वर्क कैसे करता है, ये जो नोरिन 10 है, नोरिन 10 में क्या है, RH T फर्स्ट और RH T सेकंड किसको इनहिबिट कर देते हैं, जिब्रेलिन को कर देते हैं। जिब्रेलिन क्या करता है, फिर हाइट को रिड्यूस कर देता है। क्या इतनी बात आई समझ में, कि वैरायटी ऐसे डेवलप की गई थी। अब ये जो काम था, ये पूरा का पूरा कब किया गया था, 1963 के समथिंग किया गया था, ठीक है, 3 या 2 या 3 या 2 ऐसे समथिंग में किया गया था। फिर उसके एक 2 3 4 साल बाद में जब उन्होंने स्वामीनाथन ने देखा, बोला कि वर्ल्ड के अंदर क्या है, ऐसी कोई वैरायटी लाई गई है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग भाई साहब ने लेके आए थे, और बड़ा ही बढ़िया बम्पर प्रोडक्शन दे रही है। तो उन्होंने क्या किया, इनविटेशन भेजा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को, और इंडिया के अंदर बुलाया, और साथ में कहा कि भाई साहब के थोड़ी सी वैरायटी ले आइए होगा। तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग से क्या मंगवाई थी, वैरायटी मंगवाई थी। और किसी फसल को, किसी भी फसल को या वैरायटी को क्या, ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पर वो पहले नहीं लगाई गई हो, नहीं लगाई
गई हो उसे कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। है भाई, प्लांट इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं कि किसी भी चीज को या किसी भी ऐसी वैरायटी को, प्लांट को, एनिमल को इस जगह ले जाना जहाँ पर वो पहले कभी नहीं था, तो उसे क्या कहते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन। यानी कि आप भी कभी नई क्लास के अंदर जाते हो जहाँ पर आप पहले कभी नहीं गए, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, खुद का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, नहीं देता? तो इसीलिए कहते हैं कि उस वैरायटी को क्या बोलते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन। अब प्लांट इंट्रोडक्शन के थ्रू जो अपने देश के अंदर सोनारा 64, लर्मा रोहो और रिडले, ये वेराइटियां आई थी, और इसकी वजह से क्या हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया के अंदर भी आ गया, सीधी सी बात। और उसके जनक कौन थे, स्वामीनाथन थे, क्योंकि स्वामीनाथन का ज्यादा हाथ था। लेकिन स्वामीनाथन के साथ में कौन थे उस टाइम पे, जो स्वामीनाथन थे वो IARI के महानिदेशक थे, और एक थे ICR के महानिदेशक, वो थे डॉक्टर BP पाल। ठीक है, तो डॉक्टर BP पाल थे, उन्होंने भी उनके साथ में कॉन्ट्रीब्यूट, उन दोनों ने विचार किया था, बोला उनको बुलाया जाए। और डॉक्टर BP पाल ने, ये याद रख लेना, वीट की ऑल रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी तैयार की थी। ऑल रस्ट का मतलब तीनों रस्ट के। कौन सा, वीट का एक तो ब्लैक रस्ट होता है, एक येलो रस्ट होता है, एक ब्राउन रस्ट होता है। इन तीनों रस्ट से रेजिस्टेंट वैरायटी तैयार की थी। उसका नाम था शायद तक MP133004 ऐसे कुछ था, वो कन्फर्म याद है, वो अपने देख लेंगे आगे जब पढ़ेंगे तो क्या इतनी बात आई समझ में? इसी तरीके से किसके अंदर, राइस के अंदर, राइस की भी एक जापानीज वैरायटी थी, और उसके अंदर एक जीन था, उसका नाम था डीजीवू जीन। उसका नाम क्या था, डीजीवू जीन। अब डीजीवू जीन क्या करता था, हाइट को रिड्यूस करता था, तो उसके अंदर वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, और उससे क्या हो गया, उसके प्लांट की हाइट कम हो गई। चलो अब चलते हैं अपने वापस स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहले अचीवमेंट हो गया था अपना। अब सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में वही चीजें जो मैंने अभी बताई है। सबसे पहले क्या है, सीमिट के अंदर कहाँ लोकेटेड है, मैक्सिको के अंदर है। इसका पूरा नाम जरूर याद रख लेना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड रिसर्च, मेज ओ व्हीट एंड मेज। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज। इसका और इसके फुल फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखो इसमें CIMMY और इसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट, तो ये जो कोई ग्रीक वगैरह का वर्ड है सिमिट, तो उसका अगर मतलब निकालते हैं तो वो ऐसा ऐसा कुछ बनता है। ये अपन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ऐसे मत जाना कि सर C तो आए नहीं इंटरनेशनल के अंदर है, फिर M 2 बार है तो इसमें M 2 बार ही नहीं है, इसमें इसमें YT है ही नहीं, तो उसका मतलब वो नहीं है। ठीक है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है, वहाँ का मैक्सिको वगैरह का है, तो उधर उसी हिसाब से बोलते हैं सर। फिर इसके स्वामीनाथन क्या थे, फादर इंडिया के अंदर थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहाँ थे, वर्ल्ड के थे। और ग्लोबली इम्पैक्ट ऑन द फूड प्रोडक्शन का ग्लोबली किया था। फिर आ जाओ अपने नेक्स्ट, ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर व्हीट ने कैसे काम किया था। तो व्हीट में कौन सा जीन था भाई, नोरिन 10 नाम का जीन था। नोरिन 10 था, तो नोरिन 10 का फेमस जापानीज व्हीट वेराइटी थी। ऐसी घूमने गए हुए थे, टहलने गए हुए थे, नॉर्मली वो लोग भाई साहब कहाँ में, जापान की साइड में गए हुए थे। तो कैसा ट्रेड थे उनकी, अर्ली मैच्योर होती थी और ड्वार्फ वैरायटी थी, शॉर्ट प्लांट हाइट थी उसकी, दो वैरायटीज थी उसकी। ठीक है, उसको क्या किया, बोट ग्रीन रिवोल्यूशन इन व्हीट। फिर उसको क्या किया, खरीद करके उससे ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आए, इसके अंदर व्हीट के अंदर लेके आए। फिर कंटेनिंग ड्वार्फिंग जीन RH फर्स्ट एंड RH सेकंड, वो क्या थे, उसके अंदर दो जीन थे, कौन कौन से, RH फर्स्ट और RH सेकंड जीन थे। RH फर्स्ट और RH सेकंड जीन थे। RH का मतलब क्या है, रिड्यूस हाइट, तो RH स्टैंड फॉर रिड्यूस हाइट, रिड्यूस हाइट के लिए फेमस है, इनका नाम है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ हार्मोन। अब हार्मोन के बारे में बात करें, तो हार्मोन मैंने क्या बोला, जिब्रेलिन हार्मोन इनहिबिट करता हाइट को। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, ड्राइवन बाय द जिब्रेलिन GA3, ठीक है, GA3 हार्मोन कंट्रोल्स स्टेम
इलोंगेशन एंड हाइट, ये क्या करता है, स्टेम को इलोंगेट में करता है और हाइट को बढ़ाता है। कौन करता है, ये जिब्रेलिन करता है। लेकिन सेमी ड्वार्फ प्लांट यूटिलाइज न्यूट्रिएंट बेटर, जो सेमी ड्वार्फ होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को बेटर यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन गॉड साहब ने दी थी, किसने दी थी, विलियम गॉड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विलियम गॉड साहब ने क्या दी थी, ये टर्म दी थी ग्रीन रिवोल्यूशन। इंडिया के अंदर स्वामीनाथन और वर्ल्ड के अंदर नॉर्मन ई बोरलॉग। चलो अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि राइस में कैसा, अब राइस का क्या नाम था, ओरेजा स्पीसीज या ओरेजा जीनस के बारे में बात करें तो ओरेजा के अंदर टोटल स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24 होते हैं। ओराइजा सैटाइवा क्या है, वाइडली कल्टीवेटेड स्पीसीज है। लेकिन पहले सैटाइवा नहीं थी, पहले कुछ और हुआ करती थी, ओराइजा ग्लोबेरिमा, ठीक है। दो 24 तरीके की वेराइटी वो स्पीसीज है, इस तरीके से वो क्रोमोसोम नंबर नहीं, ठीक है। 24 स्पीसीज थी अपनी, उसमें से एक तो थी ओराइजा सैटाइवा, एक थी ओराइजा ग्लोबेरिमा। ये कहाँ उगाई जाती है, ये साउथ अफ्रीका में उगाई जाती है। ये बाकी ऑल इंडिया ऑल कंट्री के अंदर उगाई जाती है। इसमें भी 3 वेराइटी आ जाती है, एक तो इंडिका आ जाती है, एक जावानिका आ जाती है और एक जापानीज आ जाती है। ये 3 वेराइटीज आ जाती है इनके अंदर। ये इंडिका तो इंडिया के अंदर, जावानिका इंडोनेशिया के अंदर और जापान है वो जापान के अंदर। सीधी सी बात है भाई, नाम से पता चल रहा है। तो क्या हो गया, चलो आगे देखते हैं। सैटाइवा डिवाइडेड इनटू 3 इकोटाइप्स। कौन कौन से इकोटाइप है, इंडिका, जापानिका, जैपोनिका और जावानिका। तो इंडिका तो इंडिया में, जैपोनिका जापान में, जावानिका इंडोनेशिया के अंदर होती है, ठीक है। चलो अपने चलते हैं आगे नेक्स्ट। ओ ठीक है, क्या कहा जा रहा है अब देखते हैं। ड्वार्फिंग जीन किस तरीके से काम करता है। जो राइस की ड्वार्फिंग जीन सोर्स था वो कहाँ से लेके आए थे, जापान से लेके आए थे। और कौन से जीन थे, डीजीवू जीन थे, यानी कि जीन था डीजीवू जीन। और उसका अगर शॉर्ट नाम ले तो क्या, DGWG, DGWG, डीजीवू जीन। और कैसा करेक्टर था उसका, सेमी ड्वार्फ करेक्टर था और आर्किटेक्चर इन राइस एंड लीड टू मेगा इल्ड इन एशिया। और ये क्या करता था, सबसे ज़्यादा इल्ड दे रहा था एशिया के अंदर बनाने के बाद, ठीक है। तो क्या चीज़, मेन चीज़ याद रखनी है, जापान से आई थी, डीजीवूजिन नाम का जीन था, शॉर्टली क्या कह सकते हैं, DGWG। कैसी थी, सेमी ड्वार्फ वेराइटी थी। क्या ओपन हो गया भाई? ऐसा क्यों हुआ, चलो इधर। ओहो ठीक है, अपने आगे देखते हैं। फिर अपने देखते हैं अभी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ग्रेन रिवोल्यूशन में जो वैरायटी डेवलप की गई थी प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, वो कौन कौन सी थी। राइस की कौन कौन सी थी, और व्हीट की थी कल्याण सोना, सोनालिका, अरे 2 और थी भाई, सोनारा 64 और रिडले और लर्मा रोहो, ये वेराइटीज थी। ये वैरायटी भी क्या थी, प्लांट ब्रीडिंग में यूज होती है। इधर राइस में कौन कौन सी है, IR8 भाई स्टार कर लो। क्यों, क्योंकि इसको डायरेक्ट सवाल आता है कि मिरिकल राइस किसे कहा जाता है, मिरिकल राइस किसे कहा जाता है, किसका, वर्ल्ड का। और वर्ल्ड नहीं भी देगा तो डायरेक्ट सवाल पूछेगा, कहेगा मिरिकल राइस विच इज, ऐसे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिरिकल राइस। तो मिरिकल राइस दे देगा IR8, IR7, IR ऐसे जया, TN फर्स्ट। तो अपने को बताना पड़ेगा मिरिकल राइस कौन सा है। ये भी दे सकता है, सवाल दे देगा मिरिकल राइस कौन सा है। अगर ऐसे दे दे कि मेडिकल राइस ऑफ इंडिया कौन सा है तो जया लिखना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट आ गया मेडिकल राइस तो IR8 को ही लगाना पड़ेगा। फिर TN फर्स्ट, ये क्या थी, फर्स्ट हाइब्रिड थी TN। TN बोले तो ताइचुंग नेटिव, ताइचुंग नेटिव, ये वैरायटी डेवलप की गई थी ताइचुंग नेटिव।
हम्म, ये हाइब्रिड वैरायटी थी, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी, ठीक है। अगर पूछा जाए मिरिकल राइस IR8, मिरिकल राइस इन इंडिया पूछा जाए तो जया। और कौन सी है, रत्ना भी लाई गई थी वैरायटी। चलो अपने नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगर रिवाइज करें तो कल्याण सोना, सोनालिका, लरमारोहो, सोनारा 64 और रिडले। इधर कौन है, IR8, TN फर्स्ट, जया और रत्ना। IR8 क्या है, मिरिकल राइस है। जया क्या है, मिरिकल राइस ऑफ इंडिया है। जया और ये TN फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ राइस है। फिर गन्ने के अंदर बात करें तो गन्ने के अंदर क्या हुआ कि पुराने टाइम में तीन तरीके के गन्ने हुआ करते थे। देखो कौन कौन से थे। एक तो ऐसा गन्ना था जो एग्रोनॉमिकली, क्या था, एग्रोनॉमिकली रिच ट्रेट थे उसमें। क्या थे, एग्रोनॉमिकली रिच ट्रेट, मतलब कि एग्रोनॉमिकली के अकॉर्डिंग, खेती बाड़ी के अकॉर्डिंग बढ़िया लक्षण थे इसके, रोग वोग नहीं लगता था ज्यादा। फिर एक वैरायटी ऐसी थी, ये थी कहाँ थी, नॉर्थ इंडिया की थी, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की। फिर एक था साउथ इंडिया का, उसमें क्या था, शुगर रिच कंटेंट था, ठीक है। ये कहाँ थी, साउथ इंडिया की थी। और एक था चाइना का, ये बांस जैसा, बम्बू लाइक, कहाँ की थी वो, चाइना की थी। अब इन तीनों को क्या करवा दिया, मिक्स करवा दिया किसके अंदर, इस कंटेंट वाले, शुगर कंटेंट वाले के अंदर। यानी कि ये क्या था, सेकेरम बारबेडेंस, नहीं, कहाँ आ गया, सेकेरम बारबेरी, हाँ, सेकेरम बारबेरी, ये कौन सा था, सेकेरम बारबेरी था। ये था सेकेरम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम। अब चाइना से नाम याद रख लो, सेकेरम साइनेंसिस, चाइनेंसिस से याद रख लो, साइनेंसिस। इन तीनों को एक के अंदर कंबाइन कर दिया, ठीक है, तो उसे बोल दिया गया नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन, ठीक है। आई नहीं इतनी बात समझ में, क्या किया, इन तीनों करेक्टर्स को एक के अंदर डेवलप कर दिया और उसका नाम रख दिया सेकेरम ऑफिसिनेरम। क्या रख दिया, सेकेरम ऑफिसिनेरम। इस तरीके से तैयार हुई है अपनी शुगर कैन। कहाँ पे तैयार की गई भाई, SBI में तैयार की गई। SBI बोले तो शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। वहां पे कौन थे, वेंकट रमन साहब थे, बार्बर और वेंकट रमन, इनके नेतृत्व में तैयार की गई थी, ठीक है। सेकेरम साइनेंसिस ये क्या थी, देखो साथ में बम्बू जैसी थी, डिजीज रेजिस्टेंसी थी, एग्रोनॉमिकली रिच ट्रेट थे उसमें, हाई शुगर कंटेंट था। तीनों को एक में मिला दिया किसने, बार्बर और वेंकट रमन साहब ने। और क्या हुआ, कहाँ पे किया था ये काम, SBI में किया था। SBI कहाँ है, कोयम्बटूर के अंदर है। चलो अपने चलते हैं नेक्स्ट। तो तीसरा जो था अपने, अब देखो ये रहा, हमने क्या किया, मॉडर्न नोबल कैन था, वो किससे बना, सेकेरम बारबेरी से, सेकेरम ऑफिसिनेरम से और सेकेरम साइनेंसिस से। साइनेंसिस में क्या था, डिजीज रेजिस्टेंसी, पेस्ट रेजिस्टेंसी थी। और इसके अंदर क्या था, सुक्रोज और ब्रिक्स था। और इसके अंदर क्या था, इल्ड और एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा थी, यानी कि उपज ज़्यादा थी, इसकी एडेप्टेबिलिटी कहीं भी एडेप्ट हो जाती थी। तीनों को क्रॉस करवाया और क्या बना दिया, नोबल केन बना दिया। फिर बात करते हैं क्या, माइलस्टोन इन हाइब्रिड क्रॉप डेवलपमेंट। फिर हमने क्या किया था, डेवलपमेंट किया था हाइब्रिड क्रॉप्स का। हाइब्रिड के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपने किसकी, मक्का की, किसकी, मक्का की। क्यों, क्योंकि 1961 के अंदर एक प्रोजेक्ट चला गया था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा था कि आप क्या करो, नई वेराइटीज को रिलीज करना स्टार्ट करो। तो ये चलाया, 2 साल चला। 2 साल के बाद में सबसे पहले इन्होंने जो काम किया था वो किस पे किया था, मेज पे किया था, मक्का पे किया था। और मक्का पे काम करने के बाद उनको 1963 के अंदर सक्सेस मिल गई थी। और सक्सेस मिलने पे उन्होंने मक्का की वेराइटी रिलीज की थी, गंगा फर्स्ट।
गंगा फर्स्ट कब की थी? वो उल्टा हो गया भाई। ये स्टार्ट हुआ 1957 में और वैरायटी रिलीज हुई 1961 में। ठीक है, ऐसे याद रख लेना थोड़ा सा। 1957 में क्या हुआ था? AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम या प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट, इसको क्या किया था? स्टार्ट किया था। और इसके 4 साल बाद में एक वेराइटी डेवलप हो गई थी मक्का के अंदर, उसका नाम क्या था? गंगा फर्स्ट। फिर इसके बाद में 1963 के 3 साल बाद में 1964 में 61 के फिर दो फसलों के अंदर, एक तो बाजरा के अंदर, एक किसके अंदर, यानी पर्ल मिलेट और ज्वार सोरगम के अंदर। बाजरा में की गई थी HB4, कौन सी थी? HB1 ही की गई थी, ठीक है। और इसमें CSH फर्स्ट, कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड फर्स्ट, हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट, ठीक है। उसका नाम रखा था गंगा फर्स्ट। कई बार सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है कि बताओ सबसे पहले हाइब्रिड वैरायटी किसकी तैयार की थी और कौन सी की गई थी? तो किसकी की गई थी? मक्का की। कौन सी? गंगा फर्स्ट। उसके बाद में हाइब्रिड किसकी की गई थी? बाजरा की, HB1, हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट। फिर किसकी की गई थी? ज्वार की, सोरगम की, CSH फर्स्ट, यानी कि कोऑर्डिनेटेड सोरगम वैरायटी या सोरगम हाइब्रिड फर्स्ट। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिड कॉटन। अब हाइब्रिड कॉटन के फादर कौन है? CT पटेल साहब। कौन है? CT पटेल, भूल ही मत जाना कभी। अब हाइब्रिड कॉटन की अगर बात करें तो इससे पहले अपने को ये क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। एक तो ओल्ड वर्ल्ड की कॉटन होती है, एक न्यू वर्ल्ड की कॉटन होती है। ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड की कॉटन होती है। ओल्ड वर्ल्ड की क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, यानी 2x होते हैं उसमें। और ये क्या होती है? टेट्राप्लॉयड होती है। इसमें क्या होते हैं? 4x होती है। अब अगर ये मत कह देना कि सर 2x 4x क्या होता है, ये अपने जब पॉलीप्लॉइडी आएगी, बहुगुणित आएगी, तब पढ़ेंगे। अभी एक बार याद रख लो कि हाँ 2x होता है, 4x होता है। बताने को अभी बता सकता हूँ, लेकिन फिर अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा, अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो डिप्लॉयड और वो क्या थी? टेट्राप्लॉयड। ऐसे याद रखो। ओल्ड पुराने थे तो पुराने क्या होते? बेचारे के अंदर 2 जोड़ी गुणसूत्री थे। नए हुए, न्यू कॉटन के, न्यू वर्ल्ड के अंदर आए तो न्यू वर्ल्ड में क्या हो गए? उनमें 2 एक्स्ट्रा जुड़ गए, तो वो क्या हो गए? टेट्राप्लॉयड हो गए, 4x वाले। इसके अंदर 2 आते हैं। एक तो क्या आता है? गोसिपियम हर्बोरियम, हर्बेरियम, और एक आता है गोसिपियम अर्बोरियम। एक तो हर्बेरियम और एक अर्बोरियम, या हर्बेशियम बोलते हैं इसे, और अर्बोरियम। यानी कि क्या होता है? देखो इधर, गोसिपियम हर्बेशियम और गोसिपियम अर्बोरियम, ये किस में आते हैं? ओल्ड वर्ल्ड के अंदर आते हैं। और ओल्ड वर्ल्ड वाले के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2n = 26। इसमें डबल हो जाएंगे, 26 के क्या हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे, 2n। ध्यान रख लेना, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा? गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बार्बेडेंस, ये 2 आते हैं। अब हिर सूटम, सूटम सूट कौन जाता है? USA। तो इसको क्या बोलते हैं? अमेरिकन कॉटन भी बोलते हैं, अमेरिकन कॉटन। और बारबेडेंस, और यानी बार बार डांस कौन करता है? डांस करता है इजिप्ट, इजिप्ट। ये कौन सी है? इजिप्शियन कॉटन है, इजिप्शियन कॉटन है, यानी मिस्र कपास बोलते हैं इसे, मिस्र की कपास, उसे अपने अमेरिकन कपास बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया? गोसिपियम हर्बेशियम और अर्बेरियम। फिर कौन आ गया? क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं उसके? 26 होते हैं। 2x होता है, 2x का मतलब होता है डिप्लॉयड, 3x का मतलब होता है ट्रिप्लॉयड, 4x का मतलब होता है टेट्राप्लॉयड, ठीक है। नए वर्ल्ड की कॉटन है, टेट्राप्लॉयड होती है। तो मैंने बताया था नए जमाने के याद रखो क्या होते हैं? 2-4 गुण एक्स्ट्रा होते हैं। तो 2-4 गुण एक्स्ट्रा होते हैं तो टेट्राप्लॉयड बन जाता है। और कितने हो जाते हैं? 52 गुणसूत्र हो जाते हैं। और अमेरिकन बोलते हैं इसे, और इसे क्या बोलते हैं? इजिप्शियन बोलते हैं।
गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम बारबेडेंस। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर चलते हैं अपने, वही डायग्राम आ गया। हाइब्रिड कॉटन ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड के अंदर क्या आ गया? गोसिपियम हर्बेशियम, गोसिपियम अर्बोरियम डिप्लॉयड होती है, दो 26 क्रोमोसोम होते हैं। इधर न्यू वर्ल्ड कॉटन के अंदर क्या आ गया? हिरसुटम आ गया, बारबेडेंस आ गया, और इसमें कितने होते हैं? 52 क्रोमोसोम होते हैं। फिर अपने बात करते हैं कि दो तरीके की वैरायटी तैयार की गई थी। एक तो हाइब्रिड वैरायटी तैयार की गई थी, एक इंटरस्पेसिफिक वैरायटी तैयार की गई थी। इंटरस्पेसिफिक का मतलब होता है कि दो स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवाया गया था। ठीक है, ये तो थी हाइब्रिड। देखो, हाइब्रिड के फादर कौन है? सीटी पटेल साहब। और इंटरस्पेसिफिक मैं कहूं कि दो स्पीसीज के बीच में, जैसे उनका जीन सेम है लेकिन स्पीसीज अलग है। देखो, गोसिपियम, गोसिपियम सेम है जीनस, लेकिन उनकी स्पीसीज अलग है। इसकी हिरसुटम है, इसकी क्या है? बारबेडेंस है। अगर इनकी स्पीसीज भी सेम होती तो उसे बोलते इंट्रा वेराइटल, इंट्रा वेराइटल यानी इंट्रा स्पीसीज, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या है? इंटरस्पेसिफिक है। होगा सर, अंतर क्या है? तो अंतर ये है, इंटर का मतलब होता है कि बीच में, इंटरस्पेसिफिक एक स्पीसीज यानी कि स्पीसीज के बीच में, एक स्पीसीज ये है, एक स्पीसीज ये है, तो इसके बीच में। और इंट्रा का मतलब होता है स्पीसीज के अंदर, स्पीसीज के अंदर, यानी स्पीसीज क्या होगी? एक होगी, उसकी दो वैरायटी हो सकती है अलग। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, इसके अंदर सबसे पहले किसमें की गई थी? सूरत गुजरात में की थी सीटी पटेल साहब ने। और वैरायटी कौन सी बनाई थी? H4 हाइब्रिड 4 कब? 1970 के अंदर। और इसके अंदर किसको बोलते हैं? स्टेटस इसका क्या था? वर्ल्ड में फर्स्ट कमर्शियल लेवल पे उगाई गई थी। और कैसा था? इसका क्रॉस था सेम बिल्कुल। कैसे? ये इंट्रा स्पेसिफिक थी। देखो, ये इंट्रा लिख दिया ना, इंट्रा स्पेसिफिक। ये गोसिपियम हिरसुटम इंटू गोसिपियम हिरसुटम की कोई अलग वैरायटी थी, उन दोनों के बीच में क्रॉस करके बनाया गया था। अब ये देखो, ये डॉक्टर BH कटारिकी, ये क्या थे? इंटरस्पेसिफिक पोनियर थे। इन्होंने किया था सारा का सारा काम। कौन सी यूनिवर्सिटी? UAS धारवाड़ यूनिवर्सिटी है जो कर्नाटक के अंदर है, उनमें किया था। वैरायटी कौन सी बनाई? वारालक्ष्मी बनाई भाई। फर्स्ट इंट्रास्पेसिफिक वैरायटी थी इंडिया की। स्टेटस अगर बात करें, इंटरस्पेसिफिक टेट्राप्लॉइड ग्रोथ था। कैसा था? इंटरस्पेसिफिक टेट्राप्लॉइड ग्रोथ था। 2N इसके थे, 2N इसके थे। नहीं, हिरसुटम क्या था? ये तो टेट्राप्लॉइड है। बारबेडेंस भी टेट्राप्लॉइड है। तो क्या थी? इंटरस्पेसिफिक टेट्राप्लॉइड ग्रोथ था। यानी इसमें भी क्या थे? 4x थे, इसमें भी क्या थे? 4x थे। अब 4x से जब ये गेमेट बने तो किस में चले गए? 2x में चले गए। ये भी गेमेट बने तो किस में चले गए? 2x में चले गए। जब दोनों के गेमेट मिले तो वापस से क्या डेवलप हो गया? 4x डेवलप हो गया। यानी कि टेट्राप्लॉइड वैरायटी ही हमें वापस से मिल गई। अपने आगे चलते हैं, चलो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने हाईलाइट की थी। तो अब फेज सेकंड आ जाता है। ये क्लासिकल ब्रीडिंग के अंदर कंप्लीट हो गया, हमने इतना ही काम किया होता। फिर मॉडर्न ब्रीडिंग के अंदर आ जाते हैं। मॉडर्न के अंदर क्या किया है? मॉडर्न में सबसे पहली बात तो क्या है? डीप इंटीग्रेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम बायोटेक्नोलॉजी का क्या करते हैं? डीप इंटीग्रेशन करते हैं, ज़्यादा गहराई के अंदर जाते हैं। यूज ऑफ हाई प्रीशियस जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रीशियस हाई इंजीनियरिंग करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ मोलिकुलर मार्कर्स फॉर सिलेक्शन। मोलिकुलर मार्कर्स अपने आगे पढ़ेंगे। मोलिकुलर मार्कर का सीधा सा मतलब इतना समझ लो, कुछ ऐसे मार्कर हैं, जैसे अपने क्या करते हैं? कॉपी में नोट करते हैं ना कई बार कि ये चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट है, मार्क है। तो उसी तरीके से क्या होते हैं? इसके अंदर भी मार्क होते हैं। भी कोई क्रोमोजोम है, इस तरीके से मान लो, उसमें हमें पता है कि ये क्रोमोजोम क्या है, कोई काम का है, तो इसे क्या कर देते हैं? मार्क कर देते हैं। और इस मार्क करने की वाली जगह को क्या बोलेंगे? मोलिकुलर मार्कर बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? मोलिकुलर मार्कर। आगे होगी बात समझ में? तो अगर अपने को इसको निकालना है तो निकाल देंगे, अगर इसको निकाल के कहीं दूसरे के अंदर ऐड करना है तो भी ऐड कर देंगे। चलो अपने आगे चलते हैं। ये क्या करता है? ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ ब्रीडिंग टाइमलाइन। यानी कि पुरानी क्लासिकल ब्रीडिंग के अंदर बहुत टाइम लगा करता था, लेकिन मॉडर्न ब्रीडिंग के अंदर टाइम बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि अपने पास ऐसे इक्विपमेंट है जो कि उस चीज़ को फास्ट कर सकते हैं। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट।
इसमें जो सबसे पहले अपने बात करेंगे वो किसकी है, बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन हमने तैयार किया था। बीटी कॉटन किसका था, एक नॉर्मल कॉटन था जिसके अंदर बॉल वॉर्म का अटैक या फिर स्पॉटेड वॉर्म का अटैक या फिर कॉमन वॉर्म का अटैक ज्यादा हुआ करता था। 3 तरीके के वॉर्म थे उसमें, ठीक है, उनका अटैक ज्यादा हुआ करता था। फिर अपन ने बहुत क्रॉस करवा के देख लिए, बात नहीं बनी। फिर उन्होंने देखा, बोला एक बैक्टीरिया होता है बीटी कॉटन का। अब बीटी कॉटन का यानी कि इसको बोलते हैं बेसिलस थुरिनजेनेसिस। अब उसके अंदर क्या होता है, जीन होता है कौन सा, क्राई फर्स्ट, क्राई फर्स्ट एसी, सेकंड एबी, ये दो जीन हैं। और ये दो जीन जाते ही उसकी बॉडी में क्या बना देते हैं, डेल्टा एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन बना देते हैं। और ये क्या कर देता है, उसकी आंत के अंदर छेद कर देता है पूरे के पूरे। आंत में छेद होते ही वो क्या कर देता है, निपट जाता है भूख से, क्योंकि उसमें खाना तो कुछ जाएगा नहीं, अवशोषित नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो निपट लेगा। तो इस जीन को क्या कर दिया गया, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर दिया गया, कॉटन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और जब इसका इंट्रोडक्शन इसके अंदर हुआ तो इसका नाम क्या रख दिया, बोला बीटी कॉटन है। क्या इतनी बात आई समझ में? अगर इतनी बात आई है तो अपने चलते हैं आगे देखते हैं। और इसकी एक वैरायटी है, कौन सी है, बॉल गार्ड, बॉल गार्ड फर्स्ट, इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलो, क्या कह रहे हैं, सोर्स ऑफ बैसिलस थुरिनजेनेसिस सोइल बैक्टीरिया है, और कन्फर क्या करें, कन्फर स्पेसिफिक रेजिस्टेंसी अगेंस्ट द बोलवर्म पेस्ट। अब बोलवर्म भी देखो 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कॉमन जिसको बोलते हैं हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, एक होता है पिंक बोलवर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं पैक्टिनोफोरा, आगे क्या था, पैक्टिनोफोरा फोलियल, हाँ, और लास्ट आता है स्पॉटेड बोलवर्म। इसका साइंटिफिक आप लोग देख लेना नाम, ठीक है। इसमें 3 तरीके के वो होते हैं, तीनों से वो प्रोटेक्शन करता है। फिर कहते हैं कोर वेराइटी ऑफ क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी, ये उसके अंदर जीन थे, एंड प्रोड्यूस द इनएक्टिव प्रोटीन्स क्रिस्टल्स डेल्टा एंडोटॉक्सिन, डेल्टा एंडोटॉक्सिन का निर्माण करता है। एंड द फर्स्ट कमर्शियल रिलीज लाइन बॉल गार्ड, हमने सबसे पहले बॉल गार्ड बनाई थी, वही देखो कैसे वर्क करता है। कीड़े क्या करता है, इंजेक्शन ऑफ क्राई प्रोटीन को खाता है। द एल्कलाइन मिगट क्या कर देता है, उसमें इन्वायरमेंट बना देता है, 7 से ज़्यादा पीएच कर देता है। 7 से ज़्यादा पीएच होते ही उसको क्या हो जाता है, क्राई प्रोटीन उसकी जो आंत है उसको फाड़ना स्टार्ट कर देती है। इस तरीके से क्या कहते हैं, सोलबिलाइजेशन एंड क्लीविंग द एक्टिव टॉक्सिन, टॉक्सिन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, एंड गट प्रोटीनीज एंड क्रिस्टल, क्रिस्टल के रूप में बढ़ जाता है। अब फिर क्या होता है, पोर फॉर्मेशन इन मेगट एपिथेलियल सेल, और पोर जो सेल होती हैं उसके अंदर क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, भेजना स्टार्ट कर देते हैं, उससे फाड़ना स्टार्ट करते हैं, और सेल लाइसिस हो जाता है, सेल क्या रहते हैं, अलग अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड क्विक इंसेक्ट डेथ, डेथ प्लांट की क्या हो जाती है, डायरेक्टली डेथ हो जाती है। चलो, फिर फ्लेवर सेवर टमाटर क्या था। अब फ्लेवर सेवर टमाटर के अंदर सुनो कि अपने टेक्नोलॉजी एंटीसेंस आरएनए, ये पूछ लिया जाता है बहुत बार सवाल कि फ्लेवर सेवर टमाटर बनाने के अंदर हमने कौन सी टेक्निक यूज की थी, तो एंटीसेंस आरएनए टेक्निक यूज की थी। एंटीसेंस आरएनए का मतलब क्या होता है कि एक जो डीएनए होता है उस पर कुछ सीक्वेंस होते हैं, अपने क्या कर दें, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड तैयार कर लें। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बिल्कुल इसके डिट्टो, इसके जैसा ही, लेकिन वो क्या कर देगा, इसको रोकने का काम करेगा। अब अपन ने क्या किया, एक दूसरा स्टैंड तैयार कर लिया जो कि बिल्कुल इसके जैसा था। अब मान लो ये क्या कर रहा था, ये पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज, पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम, ये काम क्या करता है, ये करता है सॉफ्टनेस लाने का काम करता है इन टोमेटो ऑन राइपिंग स्टेज, यानी कि पकने की स्टेज में जैसे ही जाएगा वो क्या कर देता है, इसकी जो स्किन है उसको क्या कर देता है, सॉफ्ट करना स्टार्ट कर देता है।
तो अपने क्या कर दिया, इस एंजाइम जो बन रहा था इसको सॉफ्ट कर रहा था, इसको क्या कर दिया अपन ने एंटीसेंस आरएनए के थ्रू क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करते ही वो क्या होगा, वो एंजाइम ही नहीं बनाएगा, एंजाइम नहीं बना पाएगा तो फिर क्या होगा, अपना जो टमाटर है वो गलेगा नहीं, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। तो इसीलिए क्या किया गया था, इसको तैयार किया गया था। तो देखो क्या है, टेक्नोलॉजी यूज किया गया था। और ये सवाल पहले भी पूछा गया एएसआरबी नेट के अंदर, ठीक है। फिर क्या गया था, इसमें कौन सा एंजाइम होता है, पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज होता है, ये आईसीआर के अंदर पूछा गया है अपना सवाल। कि अब जो सवाल आएंगे वो सारे के सारे मैंने पहले ही निशान लगाए होंगे, ये कहाँ कहाँ आए हुए, ठीक है। स्लो रेस्पिरेशन रेट कर देता है ये, जिसकी वजह से प्लांट है वो टमाटर है वो गलता नहीं ज़्यादा। और क्या करता है, इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ द, ठीक है। और ये कहाँ पे आया है, हर स्टेट के एमसीक्यू के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाता है कि फ्लेवर सेवर टमाटर के अंदर क्या होती है, सेल्फ लाइफ बढ़ती है घटती है, रेस्पिरेशन बढ़ता है घटता है, इस तरीके से सवाल आ जाता है। फिर अपन ने क्या की थी, एक प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू सरसों के अंदर हमने क्या की, धरा मस्टर्ड हाइब्रिड ये तैयार की थी, ठीक है। अब अपन ने किया क्या, दो जीन होते हैं अपने पास में, एक तो होता है बार्नेज, ठीक है, एक होता है अपने पास बार स्टार, और एक जीन होता है अपने पास बार। अब बार्नेज क्या करता है, जिसके अंदर भी इंट्रोड्यूस कर देंगे उसमें क्या हो जाएगी, स्टरिलिटी आ जाएगी, नर बंदे हो जाएगा वो, ठीक है, मेल स्टरिलिटी आ जाती है। और ये क्या करता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, फर्टिलिटी। और ये जो बार जीन है ये क्या करता है, रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड, ये क्या कर देता है, कोई भी शाकनाशी के प्रति हर्बिस उसको रेजिस्टेंस बना देता है। ये तीनों काम, ये ध्यान अगर समझ में आ गए तो आगे की पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। अब दो वेराइटी थी, ठीक है, एक तो थी आ, वरुणा, हाँ वरुणा, ठीक है, और एक वेराइटी थी हीरा कुछ करके, हीरा कौन सी थी, श्री हीरा थी या सुपर हीरा थी, ऐसी कुछ वैरायटी थी, ठीक है। अपने एक बार कुछ भी मान लो, यानी एक वैरायटी थी वो। अब एक के अंदर हमने क्या किया, बारनेज इंट्रोड्यूस किया, एक के अंदर हमने क्या किया, बार स्टार इंट्रोड्यूस कर दिया। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो बारनेज करते ही ये कैसा हो गया, स्टेराइल हो गया, ये क्या हो गया, मेल स्टाइल हो गया। और ये कैसा है, मेल फर्टाइल है। अब फिर क्या किया, इन दोनों का क्रॉस करवा दिया। अब क्रॉस करवाने के बाद जो वेराइटी बनी वो DHM, धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ठीक है। अब ये क्या था, जो बार स्टार जीन है ना वो क्या है, डोमिनेंट है, यानी कि प्रभावी है, और ये क्या है, रिसेसिव है, यानी अप्रभावी है। तो अपने को पता है प्रभावी अप्रभावी के ऊपर भारी हो जाता है, तो ये कैसा है, फर्टाइल होगा। प्लस में इनके अंदर बारनेज के साथ में क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसमें भी बारजीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इसमें भी बारजीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब जिसकी वजह से जो धरा मस्टर्ड हाइब्रिड है उसके अंदर भी बारजीन आ जाता है, और बारजीन की वजह से क्या हो जाएगा कि इसके अंदर प्रतिरोधी हो जाएगा, किससे, हर्बिसाइड से। हर्बिसाइड बोले तो ग्लाइफोसेट, यानी कि अपने क्या करेंगे, खेत में अगर पूरे में ग्लाइफोसेट छिड़क रहे हैं तो इस धरा मस्टर्ड हाइब्रिड के तो कुछ होगा नहीं, खरपतवार नहीं पड़ जाएंगे। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हमने इस वैरायटी को डेवलप किया है। तो इसका नाम पहले तो धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, फिर क्या पूछा जाएगा, डिपेंडिंग ऑन किसने बनाई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बनाई थी, ठीक है। फिर क्या हाई ऑयल कंटेंट है इसके अंदर, लक्षण तो सारे बढ़िया हैं इसके, लेकिन पहली क्या थी, GMO प्लस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, प्लांट है फसलों के अंदर, एडिबल के अंदर। फंक्शन एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेल स्टेरिलिटी, इसके अंदर किसका यूज किया गया है, मेल स्टेरिलिटी का यूज किया गया। कौन कौन से, बारनेज, बारस्टार और एक बारजीन और है उसका भी यूज किया गया है। चलो अपने आगे देखते हैं। फिर गोल्डन राइस, गोल्डन राइस के अंदर बात करते हैं। तो गोल्डन राइस के अंदर पहले क्या था कि जो अपना राइस था
चावल था उसके अंदर विटामिन ए की बहुत कमी हुआ करती थी। विटामिन ए की वजह से अपने को दिखना कम हो जाता था, जीरोप्थेलमिया जिसको रोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से वो रोग हो जाता था, या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती थी, है, या फिर रेटिनॉल की डेफिशिएंसी हो जाती थी। तो अपन ने क्या किया, कुछ ऐसे प्लांट लेकर के आए जो कि एक येलो कलर का, येलो फ्लावर टाइप का था। उसके अंदर क्या था, विटामिन ए सबसे ज्यादा हुआ था। और विटामिन ए सबसे ज्यादा हुआ तो इसका एक जीन जो विटामिन ए को बना रहा था, वो अपन ने किस में इंट्रोड्यूस कर दिया, राइस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। और राइस में इंट्रोड्यूस करने के बाद में वो कैस उसका कलर भी कैसा हो गया, थोड़ा सा गोल्डन हो गया, क्योंकि येलो कलर का था वो। तो इसके जो फादर है वो कौन है, इंगोपोट्रिकस, इंगोपोट्रिक्स या पीटर बेयर। ठीक है, अपना इंगोपोट्रिक्स से याद करते हैं, साथ में पीटर बेयर भी, कई बार पीटर बेयर पूछ लेता है। इंडोपोट्रिकस। अब क्या होता है, विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनोल। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि गोल्डन राइस की डिस्कवरी से पहले जनरल लोगों में कौन सी, किसकी कमी मिलती थी, डेफिशिएंसी मिलती थी। तो ऐसे दे देगा रेटिनोल, एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सिफिरोल, या फिर हिस्टोन, कुछ इस तरीके से। तो अपने को ये भी याद रखना है कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनोल है। फिर कैसा इंगोपोट्रिकस भाई साहब ने करी थी, और कैसा था, डिफ्लोडो, ये डिफोडिल फ्लोवर था। ये क्या था, इससे क्रॉस करवाया था। ये कैसे कलर का था, येलो फ्लोवर टाइप था। ये क्या था, डिफोडिल। इसके अंदर क्या था, सबसे ज्यादा विटामिन ए थी। और कैसा था, बीटा कैरोटीन, इसकी कमी हुआ करती थी, लेकिन बाद में क्या हो गई, ये पूरी की पूरी हो गई। चलो अपने नेक्स्ट देखते हैं, राइस कंसेप्ट ऑफ सुपर राइस। एक तो राइस और सुपर राइस और हाइब्रिड राइस। देखो, सोया स्टेट की अगर बात करें, ये सोया सबसे ज्यादा कहाँ होता है, एमपी के अंदर होता है। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि सोया स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोया स्टेट। फिर सुपर राइस के बारे में किसने किया था, जीएस खुश, जीएस खुश। पहले अपना आ गया इंगोपोट्रिकस आ गया, अब ये आ गया जीएस खुश। अब हाइब्रिड राइस के कौन है फिर, युवान लोंगपिंग। कौन है, युवान लोंगपिंग। हाइब्रिड राइस की वैरायटी कौन सी की थी, टीएन फर्स्ट, टाइचुंग नेटिव फर्स्ट। हाँ, किसने की थी, युवान लोंगपिंग ने। याद रख लेना। डेफिशिएंसी ऑफ नेचुरल राइस, लैक ऑफ विटामिन ए, इसमें विटामिन ए की कमी थी सुपर राइस के अंदर भी। एंड डिजीज, ये क्या था, स्टेपल डाइज कॉजेज जीरोफ्थेलेमिया, आईज डिजीज हुआ करती थी। ठीक है, सुपर राइस की वजह से वो ठीक हो गया। फिर आ जाओ गोल्डन गोल्डन राइस वर्सेस गोल्डन राइस 2। अब गोल्डन राइस जो वैरायटी करी थी वो किससे बनाई गई थी, वो डेफोडिल नाम का एक फ्लावर था, उससे इंट्रोड्यूस की गई थी, उससे उसमें विटामिन ए डाला गया था। लेकिन गोल्डन राइस जो 2 था उसके अंदर क्या था, मेज के अंदर एक विटामिन ए का वो होता है, क्या होता है, जैसे गोल्डन राइस फर्स्ट थी उसमें विटामिन ए डाल दिया गया था डेफोडिल का। लेकिन जो एक सिंजेंटा कंपनी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेज से विटामिन ए को बनाने वाले प्रोटीन को इसके अंदर डाल दिया और उसका नाम दे दिया गोल्डन राइस 2, और इसको खूब बेचा, मजे किए। चलो इसमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है अभी अपने को, डेवलप्ड बाय द इंगोपोट्रिक्स। ठीक है, ये किसने किया था, अच्छा, जीन एडेड डेफोडिल और इरविनिया बैक्टीरिया, ये दोनों जीन ऐड किए गए थे। फिर दूसरा गोल्डन राइस 2 डेवलप्ड बाय द सिंजेंटा कंपनी, और ट्रेट हाईली रिच टू विटामिन ए कंटेंट, दोनों के अंदर क्या है, विटामिन ए कंटेंट है। उसमें क्या था, डेफोडिल और इरविनिया बैक्टीरिया था, उससे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या किया गया था, मेज से निकाला गया था, सीधी सी बात, मक्के से निकाला गया था। फिर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हमने तंबाकू तैयार किया था। ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट किया गया था। ठीक है, देखो, अरे हमने क्या किया, टारगेट ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट कर दिया। डेवलपमेंट इन यूएसए, सबसे पहले किस में डेवलप किया गया था, यूएसए में किया गया था। और वैरायटी कौन सी थी, राउंड अप रेडी। कौन सी थी, राउंड अप रेडी, इसको तैयार किया गया था। और इसके ऊपर कोई भी हर्बिसाइड डाल दो कुछ असर नहीं होगा।
और ये कैसा था, ट्रेट हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ सोयाबीन, ये कैसी थी, सोयाबीन की वेराइटी थी, राउंड अप रेडी। सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ ऐसी कौन सी वेराइटी जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है, तो डायरेक्ट आंसर लगा देना राउंड अप रेडी। अलग अलग की अलग अलग मिलती है, हर फसल में मिल जाती है अब तो, लेकिन ये पहली थी, ठीक है। और ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट थी। फिर मेल स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी क्या कर सकते हैं अपने, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी के अंदर भी हाइब्रिड बनाने के लिए। और अगर मेनली एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल कौन सा है, टिफ्ट 23A पर्ल मिलेट बाजरा में यूज किया गया है, उसको क्या करने के लिए, उसको हाइब्रिड बनाने के लिए। और कंबाइन काफिर 60 ये सोरगम के अंदर है, ठीक है। और क्या है, एक गेहूं के अंदर भी है, एजिलोप्स करूडा। इस तरह से एक मेल स्टेरिलिटी की लाइन है कॉमन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, यानी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए काम में ली जाती है। फिर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, यील्ड लेने का, भी सबसे ज़्यादा यील्ड होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या है, क्वालिटी इंप्रूव का, ये तो हर बार पढ़ते आ रहे हो आप, इसको तो जल्दी जल्दी रिलीज करते हैं। क्या क्वालिटी इंप्रूव करना है, कलर साइज हो जाना चाहिए, कलर हो जाना चाहिए, एंड न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट हो जाना चाहिए। फिर क्या है, बायोटिक स्ट्रेस कम हो जाना चाहिए। बायोटिक का मतलब तो रोग है, कीट ज़्यादा आ रहा है, तो उससे क्या हो जाना चाहिए, अपने को रेजिस्टेंस हो जाना चाहिए अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज। अगर बात करें डिजीज की, तो डिजीज में हमेशा दो फेमाइन जरूर लिखा जाता है, ठीक है। दो फेमाइन की बात जरूर की जाती है। फेमाइन कौन सा, एक तो आयरिस का फेमाइन, एक हो जाता है वेस्ट बंगाल का फेमाइन। कहोगे सर ये फेमाइन क्या जानवर नाम आ गया, अरे फेमाइन का मतलब है अकाल। एक तो क्या आया था, आयरलैंड में आया था, एक कहाँ आया था, वेस्ट बंगाल में आया था। अब जो आयरिस थे वो नालायक क्या खाते थे, आलू खाते थे सबसे ज्यादा। बोला क्या कि होली है कि आलू खा लो, दिवाली है आलू खा लो, नया साल है आलू खा लो। तो इनके आलू के अंदर क्या आ गई, बीमारी आ गई, जिसका नाम था लेट ब्लाइट। क्या नाम था उसका, लेट ब्लाइट। अब इसकी वजह से पूरा का पूरा वहां पे क्या हो गया था, फसलें सारी की सारी सत्यानाश हो गई। अब इसकी वजह से उसमें क्या, अकाल पड़ गया। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा खाया जाता था राइस, ठीक है। तो राइस खा गया, तो राइस के अंदर एक बीमारी आ गई थी, बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट ये भी फंगस से होती है और ये भी फंगस से होती है, ठीक है। तो याद रख लेना। अब ये याद रखो कि ये हुआ कब था, आइरिस, आई आई पहले आता था 1843 में, ये जो बाद में आता है वेस्ट बंगाल, ये 1945 में हुआ था। ये भी याद रखने वाली चीज है, पूछ लेता है आयरिस फेमाइन कब हुआ था। अब इसके अंदर शायद तक था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, और इसका था फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस इस फंगस का नाम था। आपने आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। आयरिस फेमाइन आ गया। आयरिस फेमाइन किसमें हुआ था भाई, फूड स्टेपल, ब्रिटेन के अंदर हुआ था, पोटैटो स्टेपल फूड था, यानी कि मुख्य भोजन था वहाँ का। लेट ब्लाइट बीमारी हो गई थी पोटैटो के अंदर, कौन था, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस फंगस था। पीजी के अंदर हर बार सवाल पूछा जाता है, अपन ने बता दिया पहले। बंगाल का फेमाइन कब हुआ था, 1940, ये क्या हुआ, उल्टा कर दिया अपन ने उधर, 1845 वो है, 1943 ये, ठीक है। फिर इसमें क्या था, लोकेशन फूड इंडिया, राइस क्या है, स्टेपल फूड है, और ब्राउन लिफ स्पॉट राइस आया था। अरे अपन ने उल्टा लिख दिया था क्या? ब्राउन लिफ स्पॉट डिजीज आई थी किसमें, राइस में, उधर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। बैक्टीरियल ब्लाइट में था, ब्राउन लिफ स्पॉट राइस के अंदर था, और इसका कौन था, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, वो तो अपना सही है, फंगस था। फिर आ जाओ अपने के ब्रीडिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ब्रीडिंग के अंदर कंसेप्ट क्या लगाएंगे, ब्रीडिंग कंसेप्ट क्या लगाना, सीधे से ऑब्जेक्टिव ही चल रही है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर बात करते हैं किसकी, सिंक्रोनियस मैच्योरिटी की।
सिंक्रोनियस मैच्योरिटी सब फसलों में क्या होती है, लगभग सिंक्रोनियस होती है, लेकिन मूंग के अंदर नहीं होती। किसके अंदर नहीं होती? एक्सेप्शन मूंग। मूंग क्या होता है, कभी कभी पकता है, कोई कभी पकता है, कोई कभी पकता है। फिर बात करते हैं डोरमेंसी की। क्या होता है डोरमेंसी? अब कुछ प्लांट होते हैं उनमें डोरमेंसी नहीं होती, जैसे आलू, प्याज। अब आलू में नहीं होती तो क्या यूज करना पड़ता है? थाइरिडिया का यूज करना पड़ता है। स्प्रे द यूज ऑफ पोटैटो, पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर। फिर अगर बात करें ओनियन, ओनियन में क्या होता है? मैलिक हाइड्रोजाइड का यूज करना पड़ता है, एमएच का, कि वो उग ना जाए। अगर फोटो इंसेंसिटिव की बात करें तो फोटो पीरियोडिज्म इज द कंसेप्ट ऑफ गार्नर एंड एलार्ड। किसने दिया था? गार्नर एंड एलार्ड ने दिया था, याद रख लेना, गार्नर एंड एलार्ड ने। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है कि वो क्या करेंगे, फ्लोवरिंग से रिलेटेड होता है कि अगर जब तक उसे पौधे को लाइट नहीं मिलेगी तब तक जितनी रिक्वायर होती है तब तक वो प्रॉपरली क्या नहीं कर सकता, फ्लोवरिंग नहीं कर सकता। चलो नेक्स्ट देखते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म इज फ्लोवरिंग रिस्पॉन्सिबल टू डे एंड नाइट लेंथ। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स करता है किसके लिए? डे एंड लाइट की लेंथ को। फिर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूसिंग एंटी न्यूट्रिशनल टॉक्सिक एलिमेंट्स। क्या कर सकते हैं ब्रीडिंग के अंदर? अपने एंटी न्यूट्रिशनल या टॉक्सिक एलिमेंट को निकाल सकते हैं। टारगेटेड ट्रेड्स एलिमिनेट हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम क्रॉप। हाँ देखो, जैसे अगर बात करें सोरगम की, सोरगम ज्वार, ज्वार के अंदर क्या होता है भाई? HCN होता है, हाइड्रोसाइनाइड होता है, या इसे बोलते हैं धुरीन भी बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं? प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं, प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं। फिर अगर बात करें इसके अंदर, खेसरी दाल के अंदर, दाल के अंदर, तो इसमें BOA ये नाम का क्या होता है? एंडोटॉक्सिन होता है, इसके अंदर क्या होता है? टॉक्सिक होता है। फिर बात करें अपने किसकी, सरसों में, तो इसमें क्या होता है? इरूसिक एसिड प्लस में ग्लाइकोसाइनेट। ये दो क्या होते हैं? विषैले पदार्थ होते हैं। इनको निकाले बिना अगर यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है अपने को। कॉटन के अंदर क्या होता है? गोसीपोल होता है, ये नुकसान करता है। ठीक है, ये याद कर लेना आप लोग, आगे लिखे हुए मिलेंगे। खेसरी दाल में लेथाइरस सटाइवस के अंदर क्या होता है? BOOA होता है। सवाल पूछा था। ज्वार में क्या होता है? HCN होता है, प्रोसिक एसिड होता है, धुरीन होता है। फिर अगर बात करें मस्टर्ड में, लो इरूसिक एसिड एंड ग्लूकोसाइनेट बनाई गई, ठीक है, थी नहीं पहले। और कैनोला 00, और जो वैरायटी बनाएगी ना इसकी सरसों की, उसको बोलते हैं 00 वैरायटी। ठीक है, 00 वैरायटी पूछ ले सरसों की, एक कैसी जिसके अंदर इरूसिक एसिड और ग्लूकोसिनेट कम है। फिर अगर बात करें किसकी, कॉटन की, तो कॉटन की मैंने बताया दिया था, गोसीपोल नाम का मिलता है। एंटीबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस वैरायटी भी तैयार की गई। हमने क्या किया? ऐसी वैरायटी तैयार की जो कि, अरे हाँ, जो कि क्या थी? इन्वायरमेंटल के स्ट्रेस को झेल सकती थी, सैलिनिटी और ड्रॉट को, यानी कि लवण को भी झेल सकती थी और उसको भी, सूखे को भी। फिर कह रहा है लूणीश्री। अब ये क्या है? एक वेराइटी है, किसकी है भाई? राइस की एक वेराइटी है जो कि साल्ट को क्या करती है? रेजिस्टेंस करती है। सिग्निफिकेंस क्या? सर्वाइवल अंडर द हार्श सलाइन कंडीशन। अगर सलाइन सलाइन रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप करते हैं, लवणीय वेराइटी डेवलप करते हैं, तो वो क्या कर सकती है? हार्श यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लवणीय क्षेत्र के अंदर भी ग्रो कर सकती है, उग सकती है। कोर एक्टिविटी इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। अब एक्टिविटी किस तरीके से है, तो इसके अंदर क्या क्या किया जाता है अपने, ये देख लेते हैं। उसके बाद अपने जो टॉपिक है वो नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे, कल से नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्टिविटी क्या आ जाती है इसमें, देखो वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या है कि आइसोलेशन और क्रिएशन और द जेनेटिक डाइवर्स वेरिएबिलिटी।
यानी कि एक क्षेत्र के अंदर क्या कर देना है अपने को, मान लो एक ही पौधा लगा हुआ है, जब तक एक ही पौधा लगा होगा, सेम पौधा लगा होगा, तो क्या उसमें कोई वेरिएबिलिटी, कोई विभिन्नता आएगी? विभिन्नता नहीं आएगी। दो चार पकड़ के बाहर से और ले आए हैं, दो चार पकड़ के ले आए, अब क्या आ गई उसके अंदर? विभिन्नता आ गई। यानी वेरिएशन का मतलब ये है कि आइसोलेशन एंड द क्रिएशन, क्रिएशन करना, क्रिएट करना किसी भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी को, किसी भी जेनेटिक आनुवंशिक विविधता को। फिर इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को परखना। द असेसमेंट ऑफ द लाइन्स ओवर लोकेशन एंड द ईयर्स, हम कई साल तक उसे लगाएंगे और उसे क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे उन लाइन्स का। सिलेक्शन क्या करना है? चूजिंग द सुपीरियर प्लांट्स, हमें क्या करना है? सुपीरियर अच्छे प्लांट को क्या कर लेना है? सिलेक्ट कर लेना है, चूज कर लेना है, सीधी सी बात। मल्टीपल, मल्टी लोकेशन, मल्टीपल लोकेशन क्या कहता है? मल्टीपल लोकेशन सीड प्रोडक्शन ऑन द रिलीज वेराइटी, यानी कि किसी वेराइटी को रिलीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसे मल्टीपल लोकेशन पे उसे लगा के देखना पड़ता है, इसे बोलते हैं मल्टी लोकेशन। फिर जो अपना कल टॉपिक है वो है अपना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होगा, तो ये अपने मिलते हैं कल। अगर कोई आप लोगों को समझ ना आया हो तो बताओ। फिर ठीक है, तो मिलते हैं अपने कल। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। ऐसे अपनी क्लासेस चलती रहेगी, तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और ये अपनी क्लासेस है वो डेली कितने बजे, अगर अगर आप कहो लाइव तो लाइव भी हो जाएंगी, लेकिन अभी तो ये रिकॉर्डेड ही चलेंगे, ठीक है। अभी जो टाइम हो रहा है, अभी जो टाइम है वो हो रहा है 12, 12 बजे हुए है रात के। और ये जो वीडियो अपलोड होगा, मान लो कल ये होगा 3 नहीं 4 बजे के समथिंग अपलोड होगा। तो टाइम यही रहेगा डेली। रिकॉर्डिंग होगी 12 बजे, नेक्स्ट डे 4 बजे क्या आ जाएगी? तो वीडियो आ जाएगा। और अगर आप कहते हो आप लोग कि अगर लाइव चला जाए, तो फिर लाइव चला जाएगा। आप टाइम बता दोगे, जैसे कि शाम को 6 बजे या 11 PM या 10 PM, ठीक है, या 7 PM, इस हिसाब से। और अपना ये वादा है कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ख़त्म करेंगे। ऐसे नहीं कि अपन ने कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, नहीं, सिलेबस पूरा होगा, A to Z होगा। जितना नेट के अंदर आता है एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। ये जो चीज़ें ली गई है वो कहाँ से ली गई है? वो BD सिंह से ली गई है, ठीक है। BD सिंह और कुंदन सिंह, वो उनकी बुक्स से उठाई गई ये चीज़ें। ये जो नोट्स हैं वो खुद मैंने इन दोनों बुकों को लेकर के फिर प्रिपेयर किए। तो इनको अच्छे से पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही लाया हूँ, बाकी बकवास चीज़ मैं लेके नहीं आया फालतू की। भाई आप कितना पढ़ोगे हैं? ऐसे 10 किताब लेके बैठ जाओ आप लोग, तो भी वो ख़त्म नहीं होंगी, और उनमें से पता नहीं सवाल आएंगे नहीं आएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा मटेरियल पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। जितनी कम पढ़ाई करोगे और चीज़ें बढ़िया पढ़ लोगे, तो क्या होगा? कन्फ्यूजन कम होगा। यानी कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन। वो इसीलिए है क्योंकि अपने को चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, उसमें पूरी राम कहानी दी हुई है। राम कहानी कोई नहीं पूछता। हम्म? कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, वो अपने इसी के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल दोबारा।